Hello my dear student, welcome in our online mathematics class and our today's topic is chapter number 6 trigonometry practice set 6.2. Okay, let us start now. Okay बच्चों, practice set 6.2 स्टार्ट करने से पहले यहां पर मैं कुछ बातें बता रहा हूं, उसको पहले समझ के लो। यहां पर एक पर्सन खड़ा हुआ है और ये जो पर्सन है वो किसी न किसी ऑब्जेक्ट को देख रहा है, राइट। तो जिस रे से वो देखेगा उस ऑब्जेक्ट के तरफ उस रे को कहा जाता है लाइन ऑफ विजन। अब बच्चों केस नंबर सेकंड में ध्यान से देखो, सेम पर्सन है, अब ये बच्चों ऊपर देख रहा है। तो जैसे ये ऊपर देखेगा बच्चों, तो ये जो रे बनता है उस रे को कहा जाता है लाइन ऑफ विजन। अब ये जो लाइन ऑफ विजन है वो पहले वाली लाइन से, ये जो लाइन है बच्चों, सबसे पहले ये पर्सन इस लाइन की तरफ देख रहा था, इस रे के ऊपर देख रहा था, लेकिन जैसे उसने ऊपर देखना स्टार्ट कर दिया इस लाइन के ऊपर या इस रे के ऊपर, तो बच्चों ये जो लाइन है नीचे वाली, जो धरती माता को या बेस को या अर्थ को बच्चों पैरेलल होती है, इस लाइन को कहा जाता है हॉरिजॉन्टल लाइन। तो कोई भी पर्सन जब बच्चों ऊपर देखता है तो ये जो रे है ये रे बन जाती है लाइन ऑफ विजन, और ये लाइन ऑफ विजन इस हॉरिजॉन्टल लाइन से एक एंगल फॉर्म करती है, राइट। तो ये जो एंगल फॉर्म करती है, इस एंगल को ही बच्चों कहा जाता है एंगल ऑफ एलिवेशन। तो इस डायग्राम को बच्चों अच्छी तरह से पहले समझ के लेना है। ये जो पर्सन है सबसे पहले इस रे के ऊपर देख रहा था, किसी न किसी ऑब्जेक्ट को देख रहा था, तो उस वक्त में ये जो लाइन है, ये जो रे है, वो रे आपकी बनती थी लाइन ऑफ विजन। लेकिन बच्चों अब उसने ऊपर देखना स्टार्ट कर दिया है, इस रे से ऊपर देख रहा है वो, तो अब ये जो रे है वो बन जाती है लाइन ऑफ विजन, और जो पहली ओरिजिनल रे है वो बन जाती है हॉरिजॉन्टल लाइन, जो धरती माता को या बेस को पैरेलल होती है। तो ये जो लाइन ऑफ विजन है वो इस हॉरिजॉन्टल लाइन से एक एंगल बनाती है, उस एंगल को कहा जाता है एंगल ऑफ एलिवेशन। उसी तरह से बच्चों केस नंबर थर्ड की तरफ ध्यान से देखो, यहां पर सेम पर्सन खड़ा हुआ है, राइट। वो बच्चों सबसे पहले, अब ध्यान से देखो, वो नीचे देख रहा है। इस केस में ये आदमी, ये जो पर्सन है ये ऊपर देख रहा था, अब बच्चों ये जो है वो पर्सन जो है वो अब नीचे देख रहा है। तो जैसे वो नीचे देखेगा तो ये जो लाइन बनेगी, ये जो रे बनेगी, उस रे को आप बोलोगे लाइन ऑफ विजन। और ये जो सीधी रे है जो पहले थी, जिससे वो पर्सन सीधा किसी न किसी ऑब्जेक्ट को देख रहा था, उस लाइन को आपको बोलना है हॉरिजॉन्टल लाइन। तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, उस लाइन को, ये जो लाइन ऑफ विजन है, ये एंगल एक फॉर्म करती है, इस तरह से एंगल फॉर्म करती है बच्चों, राइट। तो ये जो एंगल फॉर्म करती है लाइन ऑफ विजन हॉरिजॉन्टल लाइन से, उस एंगल को कहा जाता है एंगल ऑफ व्हाट, डिप्रेशन। तो आपको अच्छी तरह से ये समझ लेना है कि जब भी पर्सन ऊपर देखता है तो हॉरिजॉन्टल लाइन से जो भी एंगल फॉर्म करता है उसे एंगल ऑफ एलिवेशन कहा जाता है, और जब भी पर्सन नीचे देखता है तो वो हॉरिजॉन्टल लाइन से एक एंगल फॉर्म करता है, उसे एंगल ऑफ डिप्रेशन कहा जाता है, राइट। तो यहां पर हमने एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन किसे कहा जाता है वो हमने सीखा। शॉर्टकट में ध्यान दो, जब भी आप ऊपर देखोगे एंगल ऑफ एलिवेशन बोलोगे, और जब भी आप नीचे देखोगे तब आप एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलोगे। ओके, ध्यान से देखो बच्चों अगले स्लाइड की तरफ। यस, अब बच्चों ये जो इमेज है, इस इमेज के ऊपर ये जो पर्सन है, इस पर्सन के लिए बच्चों ये जो स्ट्रेट लाइन है जो हॉरिजॉन्टल को पैरेलल है, उस लाइन को बच्चों आप बोलोगे हॉरिजॉन्टल, या उसे कहा जाता है हॉरिजॉन्टल लाइन। लेकिन जब ये पर्सन हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर देखता है एरोप्लेन की तरफ, तो बच्चों
वो ये जो रे है जिसको आप लाइन ऑफ विजन बोलोगे, देखो बच्चों, ये जो रे है जिसको आप लाइन ऑफ विजन बोलोगे, वो रे इस हॉरिजॉन्टल लाइन से एक एंगल फॉर्म करती है, उसे कहा जाता है बच्चों एंगल ऑफ एलिवेशन। और जब भी ये पर्सन बच्चों इस डॉग की तरफ देखता है तो ये जो लाइन ऑफ विजन है वो कैंसिल होकर बच्चों ये जो लाइन है, ये जो आपको लाइन दिख रही है, ये लाइन बन जाती है आपकी लाइन ऑफ विजन। और ये लाइन ऑफ विजन इस हॉरिजॉन्टल से फिर से एक एंगल फॉर्म करती है, उसे कहा जाता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। राइट? तो बच्चों यहां पर दो एंगल फॉर्म हो गए, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन। अच्छी तरह से बच्चों समझ के लो, एंगल ऑफ एलिवेशन जब आप ऊपर देखते हो तब आपको बोलना है, और एंगल ऑफ डिप्रेशन जब आप नीचे देखते हो और जो भी एंगल फॉर्म करते हो हॉरिजॉन्टल से, उसे कहा जाता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। ओके, चलो बच्चों अब हम चलते हैं आगे। ओके, अब बच्चों आपके सामने एक पर्सन है, वो आपके इस पर्सन के सामने एक ट्री है, ये पर्सन इस ट्री को देख रहा है, लेकिन जब ये पर्सन इस ट्री के बेस को देखेगा तो ये जो पैरेलल लाइन हो जाती है बच्चों हॉरिजॉन्टल को, इसे कहा जाता है हॉरिजॉन्टल लाइन। और जैसे ये पर्सन बच्चों इस ट्री के टॉप को देखता है तो ये जो लाइन है, ये जो रे है, वो रे बन जाती है लाइन ऑफ विजन। और लाइन ऑफ विजन इस हॉरिजॉन्टल लाइन को एक एंगल फॉर्म करती है। ध्यान से देखो बच्चों, ये जो एंगल फॉर्म करती है लाइन ऑफ विजन हॉरिजॉन्टल लाइन से, उस एंगल को ही कहा जाता है एंगल ऑफ एलिवेशन। हर चीज को बच्चों समझ के लेना है। अब बच्चों ध्यान से देखो, यहां पर एक पर्सन है और यहां पर एक ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट हम लेंगे बॉल। तो ये जो पर्सन है जब सीधा देखेगा तो बच्चों वो रे जो होगी उस रे को कहा जाएगा हॉरिजॉन्टल लाइन। लेकिन जैसे ये पर्सन नीचे देखता है इस ऑब्जेक्ट की तरफ, तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उससे ये जो रे है जिसको आप लाइन ऑफ विजन बोलोगे, ये लाइन ऑफ विजन इस हॉरिजॉन्टल लाइन को या लाइन से एक एंगल फॉर्म करती है, इस तरह से बच्चों। तो इस एंगल को ही कहा जाता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो आपको ये पता चल गया है कि एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन किसे कहा जाता है। ओके बच्चों, अब हम चलते हैं प्रैक्टिस सेट 6.2 के तरफ। ओके, लेट अस स्टार्ट नाउ। ओके बच्चों, अब ध्यान से देखो प्रैक्टिस सेट 6.2 का प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट। क्या दिया गया है? अ पर्सन इज स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 80 मीटर फ्रॉम अ चर्च। यहां पर एक चर्च है और उस चर्च के सामने एक पर्सन है। देखो बच्चों, और इस पर्सन का इस चर्च से जो डिस्टेंस है बच्चों वो दिया गया है 80 मीटर। ये जो पर्सन है इस चर्च के टॉप की तरफ देख रहा है। राइट? तो बच्चों ये जो लाइन है नीचे वाली जो बेस को पैरेलल है उसे कहा जाता है हॉरिजॉन्टल लाइन। और ये जो लाइन है जिससे ये पर्सन इस चर्च के टॉप को देख रहा है इसे कहा जाता है लाइन ऑफ विजन। और आपको पता है जब ऊपर देखता है तो यहां पर बच्चों एक एंगल फॉर्म होता है लाइन ऑफ विजन और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में का, उस एंगल को कहा जाता है बच्चों, क्या कहा जाता है? एंगल ऑफ एलिवेशन। तो यहां पर एंगल ऑफ एलिवेशन दिया गया है 45 डिग्री। देखो, तो क्या निकालना है? फाइंड द हाइट ऑफ द चर्च। यहां पर ये जो चर्च है बच्चों, उस चर्च की हाइट h है। तो इस चर्च की हाइट यानी बच्चों यहां पर h की वैल्यू यहां पर निकालना है। तो किस तरह से ये प्रॉब्लम आप सॉल्व करोगे? बाय एप्लीकेशन ऑफ व्हाट? ट्रिग्नोमेट्री। अगर आप अच्छी तरह से ध्यान से देखोगे बच्चों तो इस डायग्राम के ऊपर ध्यान से देखो, ये तुम्हारा राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट? यहां पे
ये जो एंगल है बच्चों ये बनता है 90 डिग्री का, राइट। और इसका अगर आप लेबल दोगे बच्चों इसको, तो इसको आप बोलोगे ए, इसको बोलोगे आप बी, और बच्चों इसको आप बोलोगे सी, राइट। ध्यान से देखो बच्चों। अब यहां पर एंगल ऑफ एलिवेशन जिसको आप थीटा बोलते हो वो 45 डिग्री है। तो थीटा के सामने वाली जो साइड है जिसको आप अपोजिट साइड बोलते हो, ये अपोजिट साइड हो गई। और थीटा के एडजेसेंट ये साइड है तो उसको बोलते हो एडजेसेंट साइड। ध्यान से देखो बच्चों, ये हो गए एडजेसेंट साइड, और थीटा के अपोजिट ए बी ये हो गया अपोजिट साइड। तो बच्चों ऐसा कौन सा फॉर्मूला है, किसका फॉर्मूला है, कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का फॉर्मूला है, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। चलो कौन बोलता है बच्चों, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, ये फॉर्मूला है बच्चों tan थीटा का। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां पर बच्चों आपको पता है कि tan थीटा का फॉर्मूला अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड होता है, राइट। चलो बच्चों वैल्यू पुट करना है आपको। यहां पर tan थीटा की वैल्यू कितनी है, चलो बोलो बच्चों, tan थीटा की वैल्यू यहां पर 45 डिग्री है, तो मैं उसको पुट करता हूं। अपोजिट साइड, अपोजिट साइड थीटा के अपोजिट साइड कौन सी हो गई, ए बी, और एडजेसेंट नजदीक वाली साइड कौन सी हो गई, बी सी। ओके बच्चों, अगर आप ट्रिग्नोमेट्री का टेबल देखोगे तो आपको पता है कि उस टेबल के अंदर tan 45 डिग्री की वैल्यू कितनी दी है, 1 दी है। अच्छी तरह से बच्चों समझ के लो, यहां पर उस टेबल के अंदर अगर आप ध्यान से देखोगे तो tan 45 की वैल्यू 1 होती है। तो बच्चों मैं यहां पर 1 पुट कर देता हूं, इक्वल टू ए बी। ए बी क्या है, इस चर्च की हाइट है, अपॉन बी सी क्या है बच्चों, वो है डिस्टेंस बिटवीन व्हाट, चर्च एंड अ पर्सन, और वो आपको दिया गया है 80 मीटर। तो यहां पे लिखता हूं मैं 80 मीटर। अब क्या करोगे, 80 यहां पर डिवाइडेड बाय है, इधर क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, 1 इंटू 80 होगा, राइट। तो 80 1 जा 80, यानी बच्चों यहां पर आपकी हाइट ऑफ चर्च आ चुकी है, और वो है बच्चों 80 मीटर। वेरी सिंपल प्रॉब्लम है बच्चों, इस तरह से आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है, राइट। जैसे आपका आंसर आएगा आप उसको क्या कर लोगे, बॉक्स कर लोगे, फिनिश। तो यहां पर बच्चों द हाइट ऑफ द चर्च, इसको हम लिखेंगे रिजल्ट। यहां पे लिखता हूं बच्चों में रिजल्ट, द हाइट ऑफ अ चर्च, द हाइट ऑफ द चर्च, द चर्च इज इक्वल टू 80 मीटर, फिनिश। इस तरह से बच्चों आपको ये जो फर्स्ट प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना है, और जैसे आंसर आएगा बच्चों आप रिजल्ट को भी क्या करोगे, सिस्टमैटिक बॉक्स कर दोगे, फिनिश। इस तरह से बच्चों आपको ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट वो सॉल्व करना है। ओके बच्चों, ओके बच्चों, प्रैक्टिस सेट 6.2 का अब हम देखेंगे प्रॉब्लम नंबर 1 सेकेंड। क्या दिया गया है, पहले इसको अच्छी तरह से पढ़ लो और इसको समझ के लो। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ लाइट हाउस एन ऑब्जर्वर लुकिंग एट अ शिप मेक्स एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 60 डिग्री। यहां पर बच्चों एक लाइट हाउस है और एक शिप है। अगर आप इस पिक्चर को ध्यान से देखोगे तो ये है आपके सामने लाइट हाउस और ये है आपकी शिप। तो ये जो लाइट हाउस है बच्चों, इस लाइट हाउस के ऊपर अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां पर ऑब्जर्वर है जो इस शिप की तरफ देख रहा है। तो जिस लाइन से या जिस रे से वो देखेगा बच्चों उसे कहा जाता है लाइन ऑफ विजन। इस पर्सन के लिए या इस ऑब्जर्वर के लिए बच्चों ये जो रे हो गई, इस रे को आप बोलोगे हॉरिजॉन्टल लाइन या हॉरिजॉन्टल बोलोगे। तो जब भी ये जो ऑब्जर्वर है वो शिप की तरफ देखता है बच्चों तो उसे नीचे देखना पड़ता है, और जब वो नीचे देखता है
तो वो क्या करता है, हॉरिजॉन्टल लाइन से एक एंगल फॉर्म करता है, वो है बच्चों ये एंगल, और इस एंगल को यहां पर आपको दिया गया है 60 डिग्री, राइट। तो ये जो एंगल है बच्चों, इस एंगल को ही आप बोलोगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो ये जो पर्सन है जब नीचे देखता है बच्चों, तो उसकी लाइन ऑफ विजन हॉरिजॉन्टल लाइन से एक एंगल फॉर्म करती है, वो 60 डिग्री है, और उस एंगल को ही बच्चों एंगल ऑफ डिप्रेशन कहा जाता है। ओके, चलो बच्चों अब हम पढ़ते हैं आगे। इफ द हाइट ऑफ द लाइट हाउस इज व्हाट 90 मीटर, ये जो लाइट हाउस है बच्चों उसकी हाइट आपको दी गई है, और वो हाइट है बच्चों यहां पर 90 मीटर। अगर आप ध्यान से देखोगे इस लाइट हाउस की जो हाइट है वो यहां पर 90 मीटर दी गई है। देन फाइंड हाउ फार द शिप इज फ्रॉम द लाइट हाउस। तो यहां पर बच्चों आपको ये फाइंड आउट करना है कि ये जो शिप है उस लाइट हाउस से, इस लाइट हाउस से कितने डिस्टेंस के ऊपर है। तो बच्चों ये जो डिस्टेंस है यहां पे आपको नजर आ रहा है, ये डिस्टेंस आपको निकालना है। आपको यहां पर द डिस्टेंस बिटवीन द शिप एंड द लाइट हाउस, इसको बच्चों यहां पर आपको निकालना है। तो किस तरह से निकालोगे, ध्यान से देखो बच्चों। यहां पर अगर आप अच्छी तरह से देखोगे तो आपको बच्चों लेफ्ट में और राइट में यहां पर बच्चों कुछ जगह बनाया है मैंने, इस जगह पे आपको लिखना है। तो क्या लिखोगे और किस तरह से ये प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे, पहले समझ के लो। तो यहां पर इस फिगर को बच्चों उन्होंने लेबल नहीं दिए गए हैं, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले उसको लेबल देंगे। अगर आप लेबल देखोगे तो ये जो लाइन है जिसको आप हॉरिजॉन्टल लाइन बोलोगे बच्चों, इसको आप देते हो लेबल्स ए और बी, राइट। तो ये हो गया आपका ए और बी। तो आप ऊपर वाली लाइन को ए बी बोलोगे, और ये जो नीचे वाली लाइन है इसको आप सी डी बोलोगे। समझ के लो बच्चों। तो अगर यहां पे अगर आप इस फिगर को ध्यान से देख रहे हो तो ए बी, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, और ये जो बेस लाइन है सी डी, ये एक दूसरे को बच्चों पैरेलल है, राइट। तो यहां पे हम लिखेंगे इन फिगर ए बी जो है और सी डी ये एक दूसरे को पैरेलल में है, ए बी पैरेलल टुवर्ड सी डी। और बच्चों उन दोनों लाइन की ये जो बीसी है वो बीसी हो गया आपकी ट्रांसवर्सल। तो यहां पे लिखता हूं मैं बीसी, ये यहां पर ट्रांसवर्सल है। ओके, अब बच्चों अगर ए बी और सी डी पैरेलल है और बीसी अगर ट्रांसवर्सल है, तो ये जो एंगल है और ये एंगल जो फॉर्म होगा, ध्यान से देखो बच्चों, ये जो एंगल है ये 60 डिग्री का है। तो ये एंगल और ये एंगल, ध्यान से देखो बच्चों, यहां पर जो एंगल मैं बना रहा हूं ये अगर 60 डिग्री का है तो बच्चों ये एंगल कितने का होगा, ये 60 का है तो ये भी बच्चों 60 डिग्री का होगा। क्यों बच्चों, वाई इट इज 60 डिग्री, बच्चों ये दोनों एंगल्स हो जाते हैं अल्टरनेट एंगल्स। तो यहां पर ए बी पैरेलल टू सी डी है, बीसी अगर ट्रांसवर्सल है तो बच्चों दिस एंगल कॉन्ग्रुएंट टुवर्ड दिस वन, यानी यहां पर एंगल ए बी सी वो कॉन्ग्रुएंट हो जाता है तो एंगल व्हाट बी सी डी। वाई बच्चों, वाई दिस टू एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, बिकॉज दे आर अल्टरनेट एंगल्स, और अल्टरनेट एंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं, ये आपको पता है। तो यहां पर बच्चों एंगल एबीसी जो है, हियर एंगल एबीसी दे हैव गिवन, एंगल एबीसी आपको दिया गया है प्रॉब्लम के अंदर, जिसको आप एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलते हो, वो यहां पर 60 डिग्री है। तो एंगल बीसीडी कितना होगा, हेंस एंगल बीसीडी जो है वो भी बच्चों होगा 60 डिग्री। हर चीज को समझ के लेना है। तो यहां पर बच्चों आपका जो बीसीडी है वो 60 डिग्री आ गया है, इसको हम बॉक्स कर लेंगे, ये इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों। ओके, अब आपको देखना है फिगर की तरफ। ये जो बीसीडी ट्रायंगल है
बच्चों मुझे बताओ ये कौन से टाइप का ट्रायंगल है? ये जो बीसीडी है, ये बच्चों यहां पर आता है राइट एंगल्ड ट्रायंगल, क्योंकि यहां पे बच्चों ये एंगल जो है वो बनता है 90 डिग्री का। तो ये जो बीसीडी है ये 90 डिग्री का ट्रायंगल हो गया। तो इसके अंदर अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये एंगल जो है बच्चों आपका 60 डिग्री देख रखा है, जिसको आप थीटा बोलते हो। तो इस एंगल के अपोजिट एंगल, अपोजिट साइड जो है वो हो गई बीडी, और इस एंगल की एडजेसेंट साइड वो हो गई बच्चों सीडी। ध्यान से देखो बच्चों, यहां पे मैं लिख रहा हूं इन अ ट्रायंगल बीसीडी। इस ट्रायंगल के अंदर बच्चों मुझे बताओ ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है tan थीटा, इसका फॉर्मूला यहां पर क्या आएगा? tan थीटा का फॉर्मूला होता है बच्चों आपको पता है अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, राइट। तो यहां पर बच्चों अपोजिट साइड कौन सी है? यहां पर बच्चों वो है बीडी, और एडजेसेंट साइड कौन सी हो गई? उस एंगल की एडजेसेंट वो हो गई सीडी। हर चीज को बच्चों समझ के लो। तो tan थीटा, यहां पर थीटा की वैल्यू, एंगल आपको दिया गया है 60 डिग्री, तो यहां पर बच्चों मैं लिखता हूं tan 60 डिग्री। ओके, बीडी क्या है? बीडी इस लाइट हाउस की हाइट है। और सीडी क्या है? सीडी बच्चों ये शिप और लाइट हाउस के बीच में का डिस्टेंस है, राइट। और यही डिस्टेंस आपको निकालना है। तो बच्चों यहां पे मैं डी लिखता हूं। ओके, अब बच्चों अगर आप ट्रिग्नोमेट्री इस चैप्टर को देखोगे, उसके अंदर बच्चों आपके टेक्स्ट बुक में एक टेबल दिया गया है। इस टेबल के अंदर tan 60 की वैल्यू आपको दी गई है। तो मुझे बताओ tan 60 की वैल्यू आपको टेक्स्ट बुक में कितनी दी गई है? वो आपको दी गई है बच्चों √3। तो उस वैल्यू को हम पुट करेंगे। हाइट बच्चों आपको दी गई है 90, और आपको निकालना है डिस्टेंस, राइट। तो आप क्या करोगे? ये जो डी है इसको हम लेफ्ट में लेंगे, और ये जो √3 है इसको हम राइट में लेंगे। देखो बच्चों, इस डी को मैं ले रहा हूं इधर, तो √3 जो है वो हो जाएगा इधर, यानी 90 अपॉन √3 होगा। ओके, अब बच्चों आपको क्या करना पड़ेगा? ये जो √3 है इसको हम करते हैं रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। आपने सीखा है 9th स्टैंडर्ड के अंदर बच्चों डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कैसे करते हैं? आपको न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को बच्चों मल्टीप्लाई करना होता है। किससे? इसी √3 से ही, समझ के लो। तो जैसे आप √3 से मल्टीप्लाई करोगे क्या हो जाएगा? ध्यान से देखो बच्चों, यहां पर मैं लिख रहा हूं इक्वल टू 90 √3। 90 इंटू √3 क्या हो जाएगा? 90 √3 हो जाएगा। और अपॉन क्या हो जाएगा? यहां पर बच्चों दोनों, ये जो 3 है और ये 3 है, दोनों रूट के अंदर है, तो उनका दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा। 3 3 9, तो बच्चों यहां पर √9 होगा, राइट। ओके, अब बच्चों ध्यान से देखो कैसे निकालता हूं मैं डिस्टेंस। यहां पर हम देयरफॉर का सिंबल इस्तेमाल करेंगे। चलो, अब ये 90, अब बच्चों आपको √3 की वैल्यू दी गई है, वो है 1.73। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1.73, राइट। ये है बच्चों आपकी √3 की वैल्यू। तो यहां पर 90 इंटू √3 यानी 90 इंटू 1.73 होगा, अपॉन यहां पर बच्चों स्क्वायर रूट ऑफ 9 है। स्क्वायर रूट ऑफ 9 की वैल्यू, 9 का रूट क्या होता है बच्चों? वो पता है आपको, वो 3 होता है। ओके, तो यहां पर √9 की वैल्यू हमने 3 लिख दी है। तो यहां पर हम लिखेंगे 3 1 जा 3, यहां पर डिवाइड करेंगे हम 3 3 जा 9, राइट, और ऊपर 0। तो क्या हुआ बच्चों? यहां पर आपका 30 इंटू 1.73 होगा। 30 इंटू 1.73, और जैसे बच्चों 30 को 1.73 से मल्टीप्लाई आप करोगे, आपका जो आंसर है वो आ जाएगा D इक्वल टू कितना आएगा बच्चों? मल्टीप्लाई कर लो, 30 इंटू 1.73 कर लो, वो आएगा आपका 51.9 मीटर। फिनिश। बच्चों यही है आपका डिस्टेंस बिटवीन द लाइट हाउस एंड द शिप।
तो यहां पर बच्चों इस प्रॉब्लम का आंसर आ गया है। जैसे आपका आंसर आ जाएगा, यहां पर डिस्टेंस बिटवीन द लाइट हाउस एंड द शिप यहां पर आ गया है, तो बच्चों आप इसको क्या करोगे, बॉक्स कर लोगे। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर 51.9 मीटर। ओके बच्चों, ओके बच्चों, अब हम चलते हैं प्रॉब्लम नंबर 3 की तरफ। ध्यान से देखो बच्चों, क्या दिया गया है। टू बिल्डिंग्स आर फेसिंग ईच अदर ऑन अ रोड ऑफ विड्थ 12 मीटर। यहां पर बच्चों दो बिल्डिंग्स है, बिल्डिंग नंबर 1 और बिल्डिंग नंबर 2। ये दोनों बिल्डिंग है और बच्चों ये दोनों बिल्डिंग रोड के अपोजिट साइड में है। इन दोनों के बीच में रोड है और वो रोड जो है वो दिया गया है 12 मीटर। तो इन दोनों के बीच में का जो रोड का विड्थ है यहां पर बच्चों 12 मीटर है। देखो क्या दिया गया है, टू बिल्डिंग्स आर फेसिंग ईच अदर ऑन अ रोड ऑफ विड्थ 12 मीटर। ओके, फ्रॉम द टॉप ऑफ द फर्स्ट बिल्डिंग विच इज 10 मीटर हाई। बच्चों ये जो फर्स्ट बिल्डिंग है वो यहां पर इसकी जो हाइट है वो आपको दी गई है 10 मीटर। तो क्या बोल रहा है वो, फ्रॉम द टॉप ऑफ द फर्स्ट बिल्डिंग, इस बिल्डिंग के टॉप के ऊपर, विच इज 10 मीटर हाई, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द सेकेंड इज वॉट फाउंड। बच्चों जब भी आप ये जो फर्स्ट बिल्डिंग है इसके ऊपर जाओगे और बच्चों यहां से आप जब सेकेंड बिल्डिंग का टॉप देखोगे तो यहां पर ये जो लाइन बनेगी इसको कहा जाता है लाइन ऑफ विजन। और ये जो लाइन है ये बच्चों उस पर्सन की जो बिल्डिंग के टॉप पे है ये लाइन बनेगी उसके लिए हॉरिजॉन्टल लाइन, और ये लाइन जो बनेगी उसके लिए लाइन ऑफ विजन। राइट, लाइन ऑफ विजन क्या करेगा, हॉरिजॉन्टल लाइन से एक एंगल फॉर्म करेगा। यहां पर वो एंगल दिया गया है 60 डिग्री। राइट, ये जो एंगल है जिसको आप 60 डिग्री बोलोगे बच्चों, इसे कहा जाता है एंगल ऑफ एलिवेशन। तो यहां पर पूछा गया है व्हाट इज द हाइट ऑफ द सेकेंड बिल्डिंग। ये जो सेकेंड बिल्डिंग है बच्चों वो सेकेंड बिल्डिंग की हाइट आपको यहां पर निकालना है। तो कैसे निकालोगे बच्चों, ध्यान से देखो बच्चों। सबसे पहले आपको समझ लेना है कि यहां पर चलो ये जो फर्स्ट बिल्डिंग है ना बच्चों इसको आप ए बी बोलोगे, ये हो जाएगा ए और ये हो जाएगा बी। और ये जो सेकंड बिल्डिंग है इसको आप सी बोलोगे और ये हो जाएगा डी। तो सी डी जो है आपकी सेकंड बिल्डिंग हो जाएगी। हर चीज को समझ के लो बच्चों। अगर ए बी आपका 10 मीटर है तो आपको सेकंड बिल्डिंग की जो हाइट है ये निकालना है बच्चों। तो ए से ये जो लाइन बन रही है इस लाइन को कहा जाता है हॉरिजॉन्टल लाइन, और ये हॉरिजॉन्टल लाइन से आपको एंगल दिया गया है। आपको इस एंगल को कहा जाता है एंगल ऑफ एलिवेशन, 60 डिग्री है। तो इसको यहां पे मैं ए बोलता हूं, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया। तो ये जो पॉइंट है बच्चों इस पॉइंट को आप थोड़ी देर के लिए बोल देंगे यहां पर ई पॉइंट हम बोलेंगे थोड़ी देर के लिए। ध्यान से देखो, तो मुझे बोलो अगर ए बी अगर 10 है तो ईडी कितना आएगा। ए बी अगर आपका 10 मीटर है तो ईडी कितना आएगा बच्चों, वो भी आएगा 10 मीटर। आपको पता है ए बी और ईडी ये इक्वल है, तो ये 10 है तो ये भी 10 आएगा। हर चीज को समझ के लो। यहां पे क्या निकालना है आपको, व्हाट इज द हाइट ऑफ द सेकेंड बिल्डिंग। यहां पर बच्चों मैं पार्टीशन करता हूं, यहां पे लिख देता हूं मैं हाइट ऑफ द सेकेंड बिल्डिंग आपको निकालना है। तो बच्चों क्या होगा हाइट ऑफ द सेकेंड बिल्डिंग, चलो यहां पे लिख देता हूं मैं। यहां पे हम लिखेंगे द हाइट ऑफ द सेकेंड बिल्डिंग, द हाइट ऑफ द सेकेंड बिल्डिंग क्या होगी बच्चों, वो सेकेंड बिल्डिंग की हाइट क्या होगी, वो होगी बच्चों एडिशन किसकी, सीई प्लस ईडी की। सीई
प्लस ईडी होगा और सीई प्लस ईडी ही सेकेंड बिल्डिंग की हाइट होगी। तो बच्चों ध्यान से देखो, आपको सीई ये तो पता नहीं है, तो मैं बच्चों उसकी जगह खाली छोड़ता हूं। और बच्चों ईडी देखो, एबी जितना है उतना ही ईडी होगा, क्योंकि ये जो है बच्चों ये बीच में वाला ये बन जाता है आपका रेक्टेंगल। तो एबी जितना है उतना ही क्या होगा, ईडी होगा। तो एबी अगर 10 है तो ईडी भी 10 होगा। तो बच्चों यहां पर मैं ईडी लिख देता हूं, वो है 10 मीटर। ओके, तो बच्चों यहां पर सिर्फ आपको क्या करना है, सीई की वैल्यू पुट करना है। जैसे आप सीई की वैल्यू पुट करोगे आपकी सेकेंड बिल्डिंग की हाइट आ जाएगी। ओके, तो यहां पर बच्चों ये जो सीई नजर आ रहा है आपको, इसकी आपको वैल्यू निकालना है। ओके, अब ये जो ट्राइंगल है आपका कौन सा बच्चों, CAE, ये ट्राइंगल अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये बन जाता है आपका राइट एंगल ट्राइंगल। तो यहां पे लिखता हूं बच्चों में, इन ट्राइंगल CAE, हर चीज को समझ के लेना है। तो यहां पर बच्चों ये थीटा है आपका, सीई हो गया आपकी उसकी अपोजिट साइड, और बच्चों ये हो गई उसकी एडजेसेंट साइड, एई हो गई एडजेसेंट साइड। बच्चों यहां पर बीडी अगर 12 का है, बीडी जो है ये द डिस्टेंस बिटवीन व्हाट टू बिल्डिंग है, बीडी अगर 12 है तो एई कितना आएगा बच्चों, ये भी आएगा 12, द अपोजिट साइड ऑफ द रेक्टेंगल। ये 10 है तो ये भी 10 होगा, ये 12 है तो ये भी 12 होगा। तो यहां पर एई जो है वो 12 आएगा, और आपको निकालना है सीई की वैल्यू। तो बच्चों यहां पर 60 डिग्री एंगल दिया गया है, तो मुझे बताओ इस ट्राइंगल के अंदर tan थीटा का फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, वो होगा अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। ओके, यहां पर अपोजिट साइड क्या है बच्चों, वो है सीई, और एडजेसेंट साइड क्या है बच्चों, वो है एई। हर चीज को समझ के लेना है। ओके, अब थीटा की वैल्यू पुट करेंगे हम, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू सीई की वैल्यू आपको निकालना है, और एई कितना है बच्चों, अगर बीडी 12 है तो एई भी 12 होगा। राइट, हर चीज को समझ के लेना है। tan 60 डिग्री बच्चों आपको पता है वो होता है √3। टेक्स्ट बुक में ध्यान से देखो बच्चों, टेबल के अंदर इक्वल टू व्हाट, सीई अपॉन 12। यहां पे 12 डिवाइडेड बाय इधर क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, तो बच्चों वो होगा 12 इंटू √3 इक्वल टू व्हाट, सीई। राइट, तो बच्चों यहां पर आपकी सीई की वैल्यू आ गई 12√3 मीटर। यहां पर मीटर आपको दिया गया है तो हम मीटर में लिखेंगे। राइट, तो बच्चों यहां पर सीई की वैल्यू 12√3 मीटर आ चुकी है, और ये वैल्यू बच्चों आप यहां पे पुट करोगे। देखो यहां पे आपको बोला गया है सीई की वैल्यू, तो सीई की वैल्यू बच्चों यहाँ पे आपको आ गई है, तो मैं लिखता हूं यहां पर 12√3, फिनिश। राइट, तो बच्चों अगर आप टेक्स्ट बुक देखोगे तो हाइट ऑफ द सेकेंड बिल्डिंग आपको दी गई है 12√3 प्लस 10, क्योंकि बच्चों आप उसको आप एडिशन नहीं कर सकते, ये 12√3 है और ये 10 है, ये अलग अलग नंबर से बच्चों, इसकी आप एडिशन नहीं कर सकते, इसलिए तुम्हारी जो हाइट है फाइनल वो आ जाती है 12√3 प्लस 10 मीटर। ये हो गई बच्चों हाइट ऑफ द व्हाट, सेकेंड बिल्डिंग। इस तरह से बच्चों आपको ये थर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करना है। सेकेंड बिल्डिंग की हाइट क्या होगी बच्चों, वो हो गई 12√3 प्लस 10 मीटर। ओके बच्चों, ओके बच्चों, अब हम प्रैक्टिस सेट 6.2 का ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसको हम सॉल्व करेंगे। ध्यान से देखो बच्चों, यहां पर क्या दिया गया है, टू पोल्स ऑफ हाइट्स 18 मीटर एंड 7 मीटर आर इरेक्टेड ऑन अ ग्राउंड। यहां पर बच्चों 18 मीटर का एक और 7 मीटर का एक, ऐसे दो पोल आपको क्या करना है, ग्राउंड के ऊपर बच्चों इरेक्ट करना है या खड़े करना है। देखो बच्चों ये हो गया आपका पहला पोल जो 18 मीटर है और दूसरा जो है वो 7 मीटर है।
तो हमने इन दोनों पोल को ग्राउंड के ऊपर बच्चों इस तरह से खड़ा कर दिया है। द लेंथ ऑफ द वायर फास्टन एट देयर टॉप्स इज 22 मीटर। अब बच्चों क्या करना है आपको, ये दोनों जो पोल है इसके जो टॉप है इसको बच्चों बांध देना है, जिससे एक वायर से जिसकी लंबाई 22 मीटर है। देखो बच्चों यहां पर यस, ये जो ब्लू कलर की लाइन आपको दिख रही है, ये ब्लू कलर की लाइन बच्चों एक वायर है और इसकी लंबाई जो है वो 22 मीटर है। और इस वायर से हमने क्या कर दिया है, ये जो दोनों पोल के जो टॉप है इसको बच्चों हमने कनेक्ट कर दिया है। तो ये जो ब्लू कलर की वायर हो गई वो 22 मीटर की हो गई। फाइंड द एंगल मेड बाय द वायर विद द हॉरिजॉन। ये जो ब्लू कलर की वायर आपको दिख रही है, इस ब्लू कलर के वायर ने इस हॉरिजॉन को, देखो बच्चों यहां पर ये जो ब्लू कलर की लाइन है उसकी हॉरिजॉन कौन सी हुई बच्चों, ये जो लाइन ब्लिंक कर रही है ब्लैक वाली, वो जो लाइन है वो इस ब्लू कलर की लाइन का हॉरिजॉन है। तो इसने इस हॉरिजॉन को या इस हॉरिजॉन से कितना एंगल बनाया है बच्चों, ये आपको यहां पर फाइंड आउट करना है। अगर आप अच्छी तरह से ध्यान से देखोगे बच्चों तो सबसे पहले समझ के लो, यहां पर मैं कुछ बातें लिख रहा हूं, इसको सबसे पहले हम इस डायग्राम को लेबल दे देते हैं। यहां पर बच्चों ये जो ए बी है ये आपका पहला पोल है और इसकी लंबाई आपको दी गई है 18 मीटर, राइट। तो यहां पे लिखता हूं बच्चों में 18 मीटर। ओके, दूसरा जो पोल है वो 7 मीटर का है। ओके, तो उसको हम लिखेंगे सी डी, ये दूसरा पोल हो गया। ओके, अब क्या है बच्चों, द लेंथ ऑफ द वायर, ये जो वायर है ब्लू कलर की वो 22 मीटर की है। ओके, फाइंड द एंगल मेड बाय द वायर, इस वायर ने इस हॉरिजॉन को कितना एंगल फॉर्म किया है, इस एंगल को आपको निकालना है। तो यहां पर बच्चों ये जो थीटा है इसको निकालना है। अब मुझे बताओ, अगर सी डी 7 है तो एक काम करता हूं बच्चों में, यहां पर ये जो 18 मीटर है इसको थोड़ी देर के लिए यहां पर हटा देता हूं और यहां पर हम लेबल देंगे ए बी सी डी और यहां पर बच्चों में देता हूं टी लेबल। अब समझ के लो, ये जो ए बी है टोटल, उसकी लंबाई 18 मीटर है, टोटल लंबाई 18 मीटर है। अब मुझे आपको ये बताना है, अगर सी डी 7 मीटर है तो ई बी कितना आएगा। सी डी 7 है तो ई बी भी 7 आएगा। ध्यान से देखो बच्चों, क्योंकि ये रेक्टेंगल है, राइट। सी डी और ई बी ये बच्चों कॉन्ग्रुएंट होता है, ये 7 है तो ये भी 7 है। समझ के लो, यहां पर मैं लिखता हूं इन फिगर सी डी इज इक्वल टू व्हाट, ई बी। वाई, अपोजिट साइड ऑफ व्हाट, रेक्टेंगल, अपोजिट साइड ऑफ व्हाट, रेक्टेंगल। यहां पर बच्चों में रेक्टेंगल को इस तरह से निकालता हूं। ओके, तो सी डी अगर 7 है तो ई बी कितना आएगा, यहां पर सी डी 7 है तो बच्चों ई बी भी कितना आएगा, 7 मीटर ही आएगा। ई बी 7 मीटर ही आएगा। ध्यान से देखो बच्चों, तो यहां पर आपका ई बी आ गया है, इसको हम बच्चों बॉक्स कर लेंगे। ओके, ये हो गया आपका फर्स्ट पॉइंट। हर चीज को बच्चों सिस्टमैटिक समझ लेना है। अब हम चलते हैं सेकंड पॉइंट की तरफ। अब बच्चों आपको निकालना है एई। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ए बी की लंबाई, ये जो ए बी है टोटल, इसकी लंबाई कितनी बच्चों, वो है 18 मीटर। अब आपका ई बी आ गया है 7 मीटर, तो मुझे बताओ ए ई कितना आएगा। ए ई ये कितना आएगा बच्चों, आपको पता है यहां पर बिटवीननेस प्रॉपर्टी है, यहां पर ई जो है वो ए और बी के बीच में है।
तो AB, टोटल AB कितना होगा? AB जो है वो AE प्लस EB का एडिशन है। AB जो है वो AE और EB का एडिशन है। AB आपको पता है 18 है, 18 मीटर है। AE आपको निकालना है और EB आपको पता है वो 7 मीटर है, राइट। तो यहां पर AE निकालेंगे हम। यहां पर 7 प्लस है, इधर जाके क्या होगा? माइनस। 18 माइनस 7 इक्वल टू व्हाट? AE होगा। 18 में से 7 गए, कितने बचे? 11। तो यहां पर बच्चों AE की वैल्यू आ गई है, वो है 11 मीटर। हर चीज को बच्चों सिस्टमैटिक समझ के लेना है। तो AE की वैल्यू आपकी आ गई है बच्चों। इसको मैं क्या करता हूं? बॉक्स कर लेता हूं। यस, ये है आपकी AE की वैल्यू। ओके, अब बच्चों ये जो ट्रायंगल है ऊपर वाला, इसको इस ट्रायंगल को ध्यान से देखो बच्चों। AEC, ये जो ट्रायंगल आपको दिख रहा है, ये बच्चों आपका राइट एंगल ट्रायंगल है। ये हो पहली बात। दूसरी बात, AE की वैल्यू आपकी 11 आ गई है। अब ध्यान से देखो बच्चों, थीटा आपको निकालना है। यहां पर आपको अपोजिट साइड, थीटा की अपोजिट साइड दी गई है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो थीटा की अपोजिट साइड दी गई है और यहां पे इस ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज भी दिया गया है। ध्यान से देखो बच्चों, तो अपोजिट साइड और हाइपोटेन्यूज, तो इससे बच्चों कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अपने का बनता है? बच्चों अगर आपको थीटा निकालना है तो आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा फॉर्मूला साइन थीटा। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ साइन थीटा? बच्चों वो होता है अपोजिट साइड अपॉन व्हाट? हाइपोटेन्यूज। तो यहां पर साइन थीटा की वैल्यू निकालना है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड क्या है बच्चों? यहां पर अपोजिट साइड AE है, तो यहां पर बच्चों मैं लिखता हूं AE, और हाइपोटेन्यूज क्या है बच्चों? आपका AC है। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या आएगी? AE आपका 11 है और AC जो है आपका 22 है, राइट। तो 11 बन जा 11, 11 2 जा 22, यानी बच्चों वो बनता है हाफ। तो यहां पर साइन थीटा की वैल्यू आ गई है हाफ। अब बच्चों मुझे बताओ, ये जो हाफ वैल्यू है, ट्रिग्नोमेट्री के टेबल की तरफ जाओ बच्चों और मुझे बताओ कि साइन किसकी वैल्यू हाफ होती है, राइट। तो अब बच्चों आपको पता है कि साइन 30 डिग्री की वैल्यू हाफ होती है, राइट। अगर आप इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 अगर ध्यान से देखोगे तो यहां पर बच्चों इस प्रॉब्लम में साइन थीटा की वैल्यू हाफ आई है, लेकिन साइन 30 की वैल्यू हाफ होती है। तो जब इन दोनों इक्वेशन को आप कंपेयर करोगे तो यहां पर बच्चों थीटा बन जाता है आपका 30 डिग्री। तो बच्चों यहां पर मैं लिखता हूं बाय कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, यहां पर आपका जो थीटा है वो आ गया है 30 डिग्री। फिनिश, राइट। तो जैसे बच्चों आपका आंसर आएगा, यहां पर हम क्या करेंगे? बॉक्स करेंगे। तो यहां पर हम लिखेंगे रिजल्ट। बच्चों रिजल्ट कैसे लिखोगे? आपका जो रिजल्ट है वो क्या होगा? क्या बोला है? फाइंड द एंगल मेड बाय द वायर विद द हॉरिजॉन। तो बच्चों यहां पर मैं लिखता हूं द एंगल मेड बाय द हॉरिजॉन, द एंगल मेड बाय द वायर विथ हॉरिजॉन, वो कितना होगा? वो होगा बच्चों 30 डिग्री। फिनिश। इस तरह से बच्चों ये प्रॉब्लम को आपको सॉल्व करना है। ओके बच्चों, अब हम सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम नंबर 5। ध्यान से देखो बच्चों, यहां पर क्या है? अ स्टॉर्म ब्रोक अ ट्री एंड द tree top rested 20 meter from the base of the tree, making an angle of 60 degree with the horizon. Find the height of the tree. ध्यान से देखो बच्चों, यहां पर एक ट्री है आपके सामने। बच्चों मैंने यहां पर एक ट्री लाया है और स्टॉर्म की वजह से, स्टॉर्म यानी क्या बच्चों? वादल बोलते हैं, राइट ना, जो कि हवा का जो झोंका होता है बच्चों, इसी जो ट्री है वो टूट गया है।
तो ये जो ट्री आपको दिख रहा है वो ट्री यहां से इस पॉइंट से बच्चों टूट गया है और ऊपर का पार्ट जमीन के ऊपर गिर गया है इस तरह से। ध्यान से देखो बच्चों, ये ट्री था लेकिन स्टॉर्म की वजह से बच्चों ये ट्री टूट गया है यहां से, राइट। और स्टॉर्म ब्रोक अ ट्री, इस ट्री को स्टॉर्म ने ब्रोक कर दिया है, तोड़ दिया है। एंड द ट्री टॉप, ये जो ट्री का टॉप है ना, ये टॉप रेस्टेड 20 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द ट्री। बच्चों ये जब पेड़ टूट गया है तो इस ट्री का जो टॉप है, ये जो टॉप आपको नजर आ रहा है, रेस्टेड 20 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द ट्री। बच्चों वो जब गिरा है तो वो बेस से कितने मीटर पे डिस्टेंस पे गिरा है बच्चों, वो यहां से यहां तक वो 20 मीटर डिस्टेंस पे बच्चों गिरा है। वो बोल रहा है ट्री टॉप रेस्टेड 20 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द ट्री। ये जो ट्री है इस ट्री का बेस ये हो गया बच्चों, और ये जब भी पेड़ गिरा है यहां से बच्चों गिरा है 22 मीटर डिस्टेंस पे। तो बेस और ट्री का टॉप इसके बीच में का जो डिस्टेंस है वो 20 मीटर है, मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन। जब ये ट्री टूटा है और उसका टॉप जमीन के ऊपर बच्चों गिरा है तो उस टॉप में इस हॉरिजॉन को, ये जो है इस हॉरिजॉन को बच्चों एक एंगल फॉर्म किया है। वो एंगल यहां पर आपको दिया गया है 60 डिग्री। तो फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, ये जो टोटल हाइट है ट्री की वो आपको निकालना है। तो बच्चों इस प्रॉब्लम को अच्छी तरह से पहले समझ के लो। यहां पर टॉप को हम ए बोलेंगे, ये जो ट्री है वो यहां से टूटा हुआ है, तो जहां से टूटा हुआ है उसको बच्चों बी बोलेंगे हम, और नीचे बेस को हम बोलेंगे सी। हर चीज को समझ के लो। तो यहां पर फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री निकालना है, राइट। तो बच्चों हाइट क्या होगी, हाइट ऑफ द ट्री यहां पे लिखता हूं मैं। हाइट जो है ट्री की वो होगी ए बी प्लस बी सी। हर चीज को समझ के लो, ए बी प्लस बी सी होगी। तो यहां पर आपको ए बी भी निकालना है और बी सी भी निकालना है। अब बच्चों इसी ट्री के लेवल हमको यहां पे देना है। ये बी है तो हम इसको बी लिखेंगे। ये जो ट्री है उसका बेस है तो इसको यहां पे सी बोला है तो यहां पे हम सी लिखेंगे। और ए जो है वो ट्री का टॉप है तो बच्चों यहां पर ए को हम यहां पे लिखेंगे। ये ट्री का टॉप है। तो समझ के लो, अगर इस फिगर में ए बी प्लस बी सी ये हाइट आती है तो बच्चों इस फिगर में ए बी प्लस बी सी ये हाइट आएगी। तो आपको यहां पर ए बी भी निकालना है और बी सी भी निकालना है। ये बात आपको बच्चों समझ के लेना है, राइट। तो बच्चों सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस ए बी को निकालना है। तो ए बी को आप कैसे निकालोगे, देखो बच्चों मैं यहां पे निकालता हूं, यहां पे लिखता हूं मैं फर्स्ट पॉइंट, इन ट्रायंगल एबीसी। बच्चों कौन से टाइप का ट्रायंगल, ये एबीसी, वो है आपका राइट एंगल ट्रायंगल। देखो अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर आपको थीटा दिया गया है। इस थीटा की अपोजिट साइड आपको सबसे पहले फाइंड आउट करना है। ओके, अपोजिट फाइंड आउट करो या बच्चों या हाइपोटेन्यूज फाइंड करो, नो प्रॉब्लम, कुछ भी फर्क पड़ता नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हाइपोटेन्यूज को फाइंड करेंगे। तो मुझे बताओ कौन सा फॉर्मूला यहां पर इस्तेमाल करना पड़ेगा आपको। ये हो गई उसकी एडजेसेंट साइड और ये हो गया बच्चों उसका हाइपोटेन्यूज। तो एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज बच्चों किसका फॉर्मूला होता है, ये एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज ये किसका फॉर्मूला है बच्चों, वो आपको पता है, वो होता है कॉस थीटा। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कॉस थीटा, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। ओके, अब बच्चों कॉस थीटा की वैल्यू यहां पर कितनी है, 60 है। तो यहां पर मैं 60 लिखता हूं, इज इक्वल टू एडजेसेंट साइड। बच्चों थीटा की एडजेसेंट यानी नजदीक वाली जो साइड है वो कौन सी है, यहां पर बच्चों सी ए है। और हाइपोटेन्यूज क्या बच्चों, हाइपोटेन्यूज बी ए बोलो या ए बी बोलो, कुछ फर्क पड़ता नहीं। तो यहां पे आपको ए बी निकालना है, इसलिए मैं यहां पे ए बी लिखता हूं। ओके, कॉस 60
बच्चों cos 60 की वैल्यू कितनी होती है? वो होती है हाफ। ओके, CA बच्चों आपको दिया गया है 20 अपॉन व्हाट AB। तो यहां पे आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, 1 इंटू AB होगा, यहां पे लिखता हूं बच्चों में 1 इंटू AB इज इक्वल टू इधर 2 इंटू 20 होगा। AB 1 जा AB और 22 जा बच्चों 40, यानी यहां पर AB की वैल्यू 40 मीटर आ गई है। राइट, ध्यान से देखो बच्चों, तो यहां पर वो जो 20 मीटर है इसको मैं बच्चों यहां पे लिख देता हूं, इसको हम सबसे पहले बॉक्स कर लेंगे। ओके, अब 20 मीटर कहां से? 20 मीटर बच्चों में यहां पे लिखता हूं, 22 जा 40 मीटर है, तो AB की जो वैल्यू है वो 40 मीटर आई है, तो बच्चों में यहां पे लिख देता हूं, यहां पे भी AB 40 मीटर है और यहां पर भी AB जो है वो 40 मीटर आई है। ध्यान से देखो बच्चों, अब आपको ये AB की वैल्यू यहां पे मैं बच्चों पुट कर रहा हूं 40 मीटर। अब निकालना है आपको BC, तो बच्चों आप BC कैसे निकालोगे? ध्यान से देखो, इसको मैं पार्टीशन बनाता हूं और आपको निकालना है बच्चों अब BC। राइट, तो BC को आप कैसे निकालोगे? बच्चों में ये जो बीच में वाला पार्ट है जो अपना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको बच्चों में रब कर देता हूं। ध्यान से देखो, यहां पर अब आपको BC निकालना है, तो BC निकालने के लिए आपको एक काम करना पड़ेगा, इस ट्रायंगल का इस्तेमाल फिर से करना पड़ेगा आपको। यहां पर ये राइट एंगल ट्रायंगल है, आपको थीटा दिया गया है 60 डिग्री। अब आपको बच्चों BC निकालना है, यानी अपोजिट साइड आएगी और ये होगा उसका एडजेसेंट साइड। तो यहां पर कौन सा फॉर्मूला आप इस्तेमाल करोगे? आप इस्तेमाल करोगे tan थीटा। क्या होता है वो? अपोजिट साइड अपॉन व्हाट? एडजेसेंट साइड। अपोजिट साइड क्या है? BC। एडजेसेंट साइड क्या है? CA। tan थीटा कितना दिया है? वो दिया है 60 डिग्री, तो tan 60 इज इक्वल टू BC अपॉन CA। BC की वैल्यू बच्चों आपको निकालना है और CA की वैल्यू आपको दी गई है। ओके, तो बच्चों ये जो tan 60 है उसकी वैल्यू कितनी होती है वो मुझे बताना है आपको। tan 60 बच्चों होता है √3 इक्वल टू BC अपॉन व्हाट? 20। आपको BC की वैल्यू निकालना है, तो 20 यहां पर डिवाइडेड बाय है, इधर बच्चों वो होगा मल्टीप्लाई बाय इनटू व्हाट? √3 इज इक्वल टू व्हाट? BC। राइट, तो यहां पर BC की वैल्यू बच्चों आपकी आ गई है 20 इंटू √3, 20 √3 होगा, तो इसको मैं बॉक्स कर लेता हूं। राइट, तो यहां पर बच्चों BC की वैल्यू आ गई है, उस BC की वैल्यू हमको यहां पे पुट करना है, वो है बच्चों 20 √3। फिनिश। 40 प्लस 20 √3, ये बच्चों इस ट्री की हाइट हो गई। BC की वैल्यू आपकी आ गई है, तो BC को यहां पे लिखता हूं बच्चों में, BC को आप यहां पे भी लिख लो और यहां पे भी लिख लो। तो मुझे बताओ बच्चों इस ट्री की हाइट, टोटल हाइट कितनी होगी? 40 मीटर प्लस 20 √3। तो यहां पर बच्चों आप इस तरह से हाइट इस प्रॉब्लम की या इस ट्री की आपको निकालना है, तो आपका रिजल्ट आएगा। यहां पर रिजल्ट लिखता हूं बच्चों में, रिजल्ट क्या लिखोगे आप? द हाइट ऑफ द ट्री, यहां पे बच्चों आप लिखोगे द हाइट ऑफ द ट्री, द हाइट ऑफ द ट्री कितना होगा बच्चों? वो होगा 40 प्लस 20 √3 मीटर। फिनिश। राइट, इस तरह से बच्चों आपको ये जो प्रॉब्लम नंबर 5 है इसको सॉल्व करना है। ओके बच्चों, अब हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम नंबर 6। क्या दिया गया है? ध्यान से देखो। A kite is flying
एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबाउट द ग्राउंड। यहां पर बच्चों एक काइट है, काइट को आप पतंग बोलते हो, राइट, ये आपका पतंग है बच्चों, और ये जमीन से अगर आप ध्यान से देखोगे तो वो कितने मीटर के ऊपर उड़ रहा है बच्चों, जमीन से वो 60 मीटर के ऊपर उड़ रहा है। द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट इज टाइड एट द ग्राउंड। बच्चों ये जो पतंग है, इस पतंग का जो धागा है वो यहां पर ग्राउंड को टच कर दिया है या बांध दिया है। देखो बच्चों ये जो वायर है, ये आपको जो दिख रही है, ये जो लाइन ब्लैक कलर की ब्लिंक हो रही है बच्चों, ये उस पतंग का धागा है जिसको आप स्ट्रिंग बोलते हो, और उसको जमीन के ऊपर यहां पर बच्चों बांध दिया है, इस पॉइंट के ऊपर उसको बांध दिया है। इट मेक्स एन एंगल 60 डिग्री विद द ग्राउंड। ये जो धागा यहां पे बांध दिया है वो बच्चों ग्राउंड से एक एंगल बना रहा है। देखो ये जो धागा है वो धागा जमीन से एक एंगल बना रहा है, और वो है बच्चों 60 डिग्री। यहां पर आपको दिया गया है, यहां पे क्या बोला है, इट मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द ग्राउंड। तो वो जो धागा है पतंग का, वो जमीन से एक एंगल बनाता है जिसको आप 60 डिग्री बोलोगे, राइट। एज्यूमिंग दैट द स्ट्रिंग इज व्हाट स्ट्रेट। यहां पर बच्चों ये जो धागा है, ये धागा पतंग का ये स्ट्रेट है, ऐसा आपको एज्यूम करना है। और फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। यहां पर ये जो स्ट्रिंग नजर आ रही है पतंग की, उसकी वैल्यू बच्चों यहां पर आपको फाइंड आउट करना है, राइट। तो बच्चों कैसे फाइंड आउट करोगे, ध्यान से देखो। सबसे पहले हम इस फिगर को बच्चों लेबल दे देते हैं। तो ये जो पॉइंट है आपका, इस पॉइंट को आप क्या बोलोगे, इस पॉइंट को यहां पर बच्चों आप ए बोलोगे। तो मैं यहां पर ए बोलता हूं, इसको आप बी बोलोगे या इसको बी बोलो, नो प्रॉब्लम। और ये हो गया आपका सी पॉइंट। तो बच्चों ये कौन से टाइप का ट्रायंगल है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये बन जाता है राइट एंगल ट्रायंगल। यहां पर बच्चों आपको दिया गया है थीटा, तो यहां पर कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा, ध्यान से देखो बच्चों। यहां पर आपको दिया गया है थीटा का अपोजिट साइड, और ये है आपका थीटा का हाइपोटेनियस। तो अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस कौन सा फॉर्मूला होता है बच्चों, यहां पे आंसर लिखता हूं मैं, इन ट्रायंगल एबीसी। क्या फॉर्मूला है बच्चों, किसका फॉर्मूला है, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, वो होता है साइन थीटा का। साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहां पर बच्चों आपको साइन की वैल्यू, थीटा की वैल्यू दी गई है, वो 60 डिग्री है। अपोजिट साइड को आप एसी बोलोगे और हाइपोटेनियस को आप एबी बोलोगे, ओके। चलो अब साइन 60 कितना होता है बच्चों, साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, अगर आप टेबल में देखोगे तो साइन 60 होती है √3/2 इक्वल टू AC अपॉन व्हाट, AB होगा, राइट। तो यहां पर बच्चों AC की वैल्यू यहां पर आपको दी गई है, तो इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले AC की वैल्यू लिख देंगे। AC की वैल्यू बच्चों है वो 60 मीटर है, अपॉन यहां पर आपको AB यानी हाइपोटेनियस निकालना है, राइट। तो हम करेंगे क्रॉस, कैसे आएगा बच्चों ये, √3 इंटू AB इज इक्वल टू 2 इंटू 60 होगा, ओके। अब √3 इंटू AB इज इक्वल टू 62 जा क्या होता है, 120 होता है, राइट। ध्यान से देखो बच्चों, अब आगे इसको कैसे सॉल्व करोगे आप, इसको बच्चों मैं पार्टीशन देता हूं सबसे पहले और फिर हम इसको सॉल्व करेंगे, ओके। अब √3 यहां पर मल्टीप्लाई है, इधर जाके क्या होगा, डिवाइड। तो बच्चों यहां पे लिखता हूं मैं, AB इज इक्वल टू 120, √3 मल्टीप्लाई है, इधर क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, ओके। अब बच्चों AB ही उस स्ट्रिंग की क्या है, लंबाई है, ये जो हाइपोटेनियस है बच्चों AB, यही उस धागे की क्या है, लेंथ है। तो AB को मैं लेंथ बोलता हूं, लेंथ, AB अपना लेंथ है, ओके। और 120 अपॉन √3। तो बच्चों हम इसको क्या करेंगे अभी, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर,
ये जो √3 है इसको हम रैशनलाइज करेंगे, तो क्या करना पड़ता है बच्चों, आप न्यूमरेटर को √3 से मल्टीप्लाई करो और डिनोमिनेटर को भी √3 से मल्टीप्लाई करो, राइट। इससे होता क्या है बच्चों, 120 इंटू √3, 120 √3 होगा अपॉन नीचे बच्चों अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये दोनों नंबर जो है रूट के अंदर है उनका मल्टीप्लिकेशन होगा, 3 3 9 होगा। ओके, अब 120 इंटू √3 की वैल्यू बच्चों आपको दी गई है 1.73, तो हम यहां पे 1.73 लिखेंगे अपॉन √9, 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है बच्चों, 3 होता है। ओके, अब इसको डिवाइड कर लेते हैं, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12 अपॉन और व्हाट, ये 0, तो यहां पर बच्चों लेंथ आ गई है आपकी 40 इंटू 1.73, राइट। तो 40 इंटू 1.73 इसका मल्टीप्लीकेशन अगर आप करोगे तो बच्चों लेंथ आती है आपकी 69.2, राइट। तो यहां पे बच्चों मैं मल्टीप्लिकेशन जो है यहां पे लिख देता हूं, इसको आप चेक कर लेना अच्छी तरह से। 40 इंटू 1.73 वो होता है 69.2 मीटर, राइट। जैसे आपका आंसर आएगा बच्चों इसको आप क्या कर लेना, बॉक्स और आपका रिजल्ट लिख देना। रिजल्ट क्या है बच्चों, आपका रिजल्ट यहां पर आ चुका है और वो है द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, यहां पे लिखता हूं मैं, द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग कितना हुआ बच्चों, वो है 69.2 मीटर। फिनिश। इस तरह से बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 6 आपको सॉल्व करना है और आपकी जो प्रैक्टिस सेट है ये यहां पर बच्चों खत्म होती है और आपका चैप्टर भी यहां पर खत्म हो जाता है। ओके बच्चों, थैंक यू।